तो आज मैं लेकर के आया हूँ झारखंड बोर्ड फिज़िक्स मॉडल पेपर का थ्योरी सॉल्यूशंस सेट वन। जैसे कि यहाँ पे जो थी हम लोग जानते हैं कि हमारा जो जैक बोर्ड है वो दो पार्ट्स में हमारा सेक्शंस को पूछ रहा है फिज़िक्स को। 35 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे एमसीक्यू होंगे, 35 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरेटिकल्स होंगे। तो उसमें मैंने एमसीक्यू जो क्वेश्चंस थे फर्स्ट सेट का वो मैंने अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा, आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख लें। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है वो जहाँ तक हम लोग इसमें जो मार्क्स स्कीम्स हैं वो यहाँ पे जो है वो दिखाया हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी हैं। और यहाँ पे जो है सो 3 सेक्शंस में हमारे क्वेश्चंस को डिवाइड करा गया है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक सेक्शंस ए है, बी है और सी है। तो सेक्शन ए जो है वो 1 मार्क्स कैरी कर रहा है, सेक्शन बी के क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क्स के लिए होंगे और सेक्शन सी के क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होंगे। तो ये सारे जो है वो क्वेश्चंस के सेक्शंस डिवाइड करे गए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पर जो है ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा जो इक्वेटर होता है पोटेंशियल का वो। तो यहाँ पे जो है सो अगर हम बात करें सिंपल तो इक्वेटर पे जो पोटेंशियल आता है कोई भी डायपोल का वो ज़ीरो आता है। तो आप आंसर इसका ज़ीरो कर दोगे, ठीक है। तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली ज़ीरो लिख देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर ड्रोज अ करंट आई, राइट द रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ। मतलब एक अगर हमारा बैटरी है और उसका कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो इसमें जो है सो इसमें यहाँ पे जो बन के आएगा टर्मिनल वोल्टेज वी वो कितना होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ये रिलेशंस होता है। अगर किसी को सॉल्यूशंस है तो यहाँ पे जो है सो मैंने इसको लिख भी दिया है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो 0 मैंने दिखाया है और क्वेश्चन 2 का आंसर जो है सो v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि वेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एंगल ऑफ डी 90 डिग्री। मतलब अर्थ का कौन सा सरफेस है जहाँ पे एंगल ऑफ डी का वैल्यू जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो सीधा आंसर पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कुछ भी आप आंसर कर सकते हो। तो 8 पोल्स आप ना आंसर कर दोगे, 8 पोल्स इसका आंसर होगा। ये सब सारे 1 मार्क्स के हैं तो आप शॉर्ट टाइप का आंसर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे वो है कि हाउ डज़ द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस वेरी इफ़ द इंसिडेंट रेड लाइट इज़ रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट। अगर हम बोल रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है और उसमें जो लाइट हम पास करा रहे थे वो रेड लाइट ना पास करा करके, इसको ना पास करा के हम वायलेट कलर से अगर रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे पावर में क्या चेंजिंग करने को मिलेगा। तो मैंने इसका आंसर जो है सो प्रॉपर लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो मैंने लिखा है पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस विल बी इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया है कि जैसे कि यहाँ पे क्या है कि हम लोग लेंस में का फॉर्मूला जानते हैं कि P इक्वल्स टू क्या होता है 1/f, और 1/f को हम लोग लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 माइनस R1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वायलेट कलर का होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर जो होता है वो ज़्यादा होता है रेड कलर के कंपेरिजन में, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ने देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पावर का रिलेशंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशंस मतलब ऊपर है ऊपर है। तो यहाँ पे अगर रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब अगर ये डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इंक्रीज़ कराते हैं तो हमारा पावर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो जैसा कि मैंने बोला वायलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो वो ज़्यादा होता है, इसका मतलब पावर भी क्या होगा उसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हम लाइट वायलेट कलर से करते हैं, रेड कलर को हटा करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, स्टेट द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने बोल रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसका भी आंसर कर दिया है, यहाँ पे इसका आंसर
जो न्यूक्लियर फोर्स का दो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस तरह से है, आप इसको लिख लोगे। टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो यहाँ पर जो है वो बेसिक जो है यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है एमंग द अदर फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस हम लोग देखते हैं उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। दिस फोर्स क्विकली डिक्रीजेज टू बिकम जीरो फॉर डिस्टेंसेज लार्ज देन अ फ्यू फेम्टोमीटर। जैसे जैसे हम न्यूक्लियर से दूर जाते हैं तो इस फोर्स का वैल्यू जो होता है बहुत ही तेज़ी से डिक्रीज होता है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और भी होते हैं बट यहाँ पे सिर्फ दो पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ दो ही लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोल रहा है कि नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो हमारा गजू विम्र शॉर्ट मैंने ट्रिक जो बनाया है, यहाँ पे मैं एक इसको पढ़ता हूँ, गजू विम्र। तो गजू में गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर स्टडी के लिए जो वेव यूज़ करा जाता है वो हमारा एक्स रे होता है। कौन सा होता है, एक्स रेज होता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर एक्स रे हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ड्रॉ द लॉजिक सिंबल ऑफ नॉर गेट। तो नॉर गेट का जो है वो लॉजिक सिंबल यहाँ पूछा जा रहा है। तो एक जो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स रे इज़ यूज फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। और 7 में सिंबल ऑफ नॉर गेट पूछा जा रहा था तो आप इस तरह का सिंबल यहाँ पे दिखा दोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सेक्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो हमारा कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कुछ न्यूमेरिकल्स फेस करने पड़ेंगे, कुछ थ्योरेटिकल भी फेस करने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को थोड़ा एलिब्रेट करना होगा मार्क्स के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सेक्शंस बी का कि 2 पॉइंट चार्जेस, एक पॉइंट चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 20 × 10⁻⁻6, और दूसरा जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है वो है -4 × 10⁻⁻6 कूलम आर सेपरेटेड अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन एयर। तो पहला आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो इसका पहला क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि दो चार्ज है और उस दोनों चार्ज के बीच में हम किस पॉइंट पे हमारा जो है सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट 0 आएगा वो पूछा जा रहा है। ऑल्सो फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अच्छा, तो इस सिस्टम का टोटल जो एनर्जी है वो कितना बनेगा वो हमको यहाँ पे निकालना है। तो चलिए पहला आंसर देखते हैं 8 का। इसका मैंने सॉल्यूशंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो आपका 8 का सॉल्यूशंस हो जाएगा 8 में मैंने जो जो दिया हुआ है उसको मैंने लिख लिया है, जैसे कि Q1 दिया हुआ है, यहाँ पे Q2 दिया हुआ है, डिस्टेंस उनके बीच का 50 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। फिर आप क्या कर लो, x आप मान लोगे कि x बी द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज Q1 वेयर पोटेंशियल इज़ 0। तो यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है कि ये जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ये C मान लो आप, यहाँ पे जो है सो ये डिस्टेंस Q1 से जो है सो x है, और अगर रिमेनिंग अगर यहाँ से टोटल डिस्टेंस 0.5 है तो ये जो बच के आएगा वो कितना हो जाएगा 0.5 - x। तो यहाँ पे जो है वो हमको नेट पोटेंशियल क्या करना है, 0 करना है उस पॉइंट पे। तो इस C पॉइंट पे जो है सो हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे। तो इस पॉइंट पे जो है वो Q1 की वजह से होगा एक पोटेंशियल और एक होगा Q2 की वजह से। तो मैंने V1 + V2 = 0 लिख दिया है कि टोटल पोटेंशियल 0 होना चाहिए। अब Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो KQ1/x हो जाएगा, Q2 की वजह से जो होगा वो KQ2 0.5 - x हो जाएगा। दोनों का सम क्या आना चाहिए, मेरा 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट करा है, जैसा कि Q1 का वैल्यू जो है वो 20 × 10⁻⁻6 है, और Q2 का वैल्यू साइन के साथ पुट करेंगे क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो है वो नेगेटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो है वो उसी का जो भी नेचर्स होगा आप उसको पुट कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करा है, तो आगे बढ़ाया तो इसमें जो है वो दिख रहा है यहाँ पे जो है वो K और 10⁻⁻6 ये दोनों में मैच कर रहा है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे 20 बच जाएगा बाई x, तो 20/x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 बाई ये 0.5 - x हो जाएगा।
फिर ये जो है सो डिवाइड में, जब ये यहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो 0 डिवाइड बाय समथिंग तो 0 ही बन जाएगा। तो बचाएगा मेरा सिर्फ इंटरनल फैक्टर, तो वो हो जाएगा 20/x माइनस 4/0.5 माइनस x इक्वल्स टू 0। अब इसको जो है वो आगे बढ़ाएंगे, तो इस तरह से इसको सॉल्व करने पर जो है वो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो देखोगे कि जो वैल्यू आता है यहाँ पे वो x इक्वल्स टू 0.417 मीटर आता है। तो इस तरह से हम आंसर कर देंगे कि पोटेंशियल विल बी ज़ीरो होगा एट 0.417 मीटर फ्रॉम द चार्ज Q1। मतलब आप किस चार्ज से x को माने थे वहाँ से फिर आप आंसर क्लियरली कर दोगे। तो ये मेरा आंसर कंप्लीट होता है फर्स्ट पार्ट का। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे U इक्वल्स टू जो है सो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे कि दो चार्ज से कितना सिस्टम बना हुआ है, एक ही बनेगा ना, Q1 Q2, ये इसके वजह से या तो इसके वजह से, तो यहाँ पे एक ही सिस्टम बनेगा। तो आप सिर्फ यहाँ पे निकाल दोगे K Q1 Q2 बाई R का वैल्यू, तो जो भी यहाँ से आंसर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि K का वैल्यू आप पुट करोगे 9 इंटू 10⁹, फिर Q1 का वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ था वो पुट करोगे 20 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करके आपको U का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ चलते। अगर इस सेक्शंस में अगर ये क्वेश्चंस आपको लगता है कि हमसे नहीं सॉल्व होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में बोलोगे, मैं इसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा। कि सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बेसिक देखा जाए तो U इक्वल्स टू बस इस फॉर्मूला पे आप डाटा को पुट कर दोगे, साइन के साथ पुट करोगे, जो भी आंसर होगा वही आपका आंसर आएगा। R कितना लेना है तो ये 50 सेंटीमीटर आने मीटर में बस कन्वर्ट करके लेना है, 0.5 मीटर, और चार्जेस तो Q1 Q2 दिया हुआ है। तो बस यहाँ पे जो है बस इतना ही करना है आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है, ड्रॉ अ स्केच शोइंग अ बेसिक एलिमेंट ऑफ AC जनरेटर, स्टेट इट्स प्रिंसिपल। तो ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि AC जनरेटर को आप दिखाइए और उसका प्रिंसिपल भी एलिब्रेट कीजिए। तो चलिए हम 9 का दिखाते हैं आंसर यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो प्रिंसिपल पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। यानी कि हमारा जो जनरेटर है, AC जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फेनोमेना होता है उसके फ्राइडे लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फ्राइडे लॉ ने क्या बोला था कि EMF जो इंड्यूस होता है वो -dφ/dt होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसी चीज़ को एलिब्रेट करा है कि जब आपका whenever a coil is rotating in a uniform magnetic field about an axis perpendicular to the field, magnetic flux linked with the coil changes and the EMF induces the setup across its end। तो ये आपका प्रिंसिपल है बेसिक। आप यहाँ पे जो है सो इस प्रिंसिपल को लिखोगे। मैं यहाँ पे कुछ देर यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप इसको पहले राइट करोगे या वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद इसका जो है सो यहाँ पे इसका डायग्राम दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर डायग्राम हो जाएगा। इस डायग्राम को आपको सिर्फ क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। इसमें स्केच करने के अलावा आपको एलिब्रेट नहीं करने बोला है। तो सिर्फ आप ये AC जनरेटर का जो है वो डायग्राम को वहाँ पे ये आपको प्रैक्टिस करके याद तो करना ही पड़ेगा, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पे बोल रहा है, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस चेंज when the whole apparatus of Young's experiment is kept in a liquid of refractive index 1.3। तो यहाँ पे जो है वो हमको टोटल बस पूछा जा रहा है कि अगर हम पूरा सेटअप जो हमारा होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, जो भी यहाँ पे सेटअप ऐसा करके होता था, उसको एयर में जो है वो छोड़ करके अगर हम इसको पूरा सेटअप को एक लिक्विड में डालते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, तो क्या चेंजिंग आएगा उसका फ्रिंज विड्थ में, वो हम लोगों को देखना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने सबका सॉल्यूशंस बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है सो 10 का सॉल्यूशंस क्या होगा। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशंस हो जाएगा यहाँ पे
कि एज द फ्रिंज विथ जो होगा वो इंटरफेरेंस इज गिवन बाय एक्स, यानी कि फ्रिंज विथ का जो विथ होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, एक्स बार इक्वल्स टू लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी जो होता है वो स्लिट से स्क्रीन का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जब आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में होता है उसको कैपिटल डी बोलते हैं। और यहाँ पे दो गैप होता है, तो यहाँ पे स्लिट से स्लिट के बीच का जो गैप होता है उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नोटेशंस हो गया। और वेवलेंथ हो जाएगा जो हमारा लाइट का वेवलेंथ होता है। तो बेसिक यहाँ पे यही इसी का कंसेप्ट है कि यहाँ पे जो है वो जब हम पूरा सेटअप को जो है वो, तो यहाँ पे लिक्विड में जब डालेंगे पूरा सेटअप को जो है वो लिक्विड में डालेंगे तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो पहले यहाँ पे देख रहे रिलेशन कि हमारा फ्रिंज विथ का जो रिलेशन है वेवलेंथ के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो व्हेन द मैंने लिखा है कि होल द एपरेटस इज इमर्स्ड इन अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, तो वेवलेंथ डिक्रीजेज एज पर द रिलेशंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेवलेंथ जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जो रिलेशंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, जैसा कि मैंने फॉर्मूला में दिखाया हुआ है। तो आप यहाँ पे जो है सो एयर का भी हमको नहीं पता वेवलेंथ, तो हम बस उसको एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पे म्यू का वैल्यू 1.3 है तो इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो बेसिक यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 1.3 है, तो इसको हम लोग यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 10/13 टाइम्स ऑफ लेमडा एयर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो वाटर होता है वो घट करके इतना टाइम्स हो जाएगा, तो फ्रिंज विथ भी उतना टाइम्स हमारा घट जाएगा। तो फ्रिंज विथ विल आल्सो डिक्रीजेस टू इतना टाइम्स। और इसको आप अगर दूसरे वे में देखोगे तो 3/4 क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता था, क्योंकि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारा 4/3 को आप जब काटोगे तो 1.3 आएगा। तो इसी का तो रेसिप्रोकल है ना, तो इसीलिए आप ऐसे ना सोच करके ऐसे भी सोच सकते हो, इसका भी वैल्यू उतना ही आएगा जितना 10/13 रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्वेश्चंस में भी इस फॉर्म में भी हो सकता है, 1.3 ना दे करके आपको 4/3 दे देता, तो उस टाइम पे आप 3/4 टाइम्स लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि राइट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट एंड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मतलब बेसिक हमको यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिला डिफ्रैक्शन और एक वर्ड देखने को मिला इंटरफेरेंस। तो डिफ्रैक्शन जो होता है वो बेसिक 12th क्लास में सिंगल स्लिट की वजह से ही पढ़ना होता है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस जो होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसके बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका भी मैंने एक डिफरेंस बनाया है। तो जो है वो यहाँ पे डिफरेंस हमारा आ जाएगा, इस डिफरेंस को आप लिख लोगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरफेरेंस जो होता है वो क्या होता है। तो इट इज़ यहाँ पे इट इज़ ऑब्टेन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज, दैट इज इट इज़ इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट वेव फ्रंट्स। मतलब ये कह रहा है कि जब हमारा दो लाइट मर्ज होता है तो यहाँ पे अलग अलग कोहेरेंट सोर्स से होते हैं और एक जगह जो सुपरपोजिशन का मतलब होता है मिलना, तो मिलने के बाद जो इफेक्ट क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। जबकि इसमें बोल रहा है कि इट इज़ ऑब्टेन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट। मतलब वेव फ्रंट यहाँ पे मतलब होता है ना कि वेव फ्रंट हम लोग बोलते हैं इस चैप्टर में कि अगर लाइट हमारा पैरेलल जा रहा है तो परपेंडिकुलरली अगर हम एक प्लेन इमेजिन करते हैं तो उसी को वेव फ्रंट बोलते हैं। तो बेसिक यहाँ पे ये होता है कि इसको हम लोग एक प्लेन वेव फ्रंट के दृष्टि से या स्फेरिकल वेव फ्रंट के दृष्टि से हम लोग इस चैप्टर्स को स्टडी करते हैं। वेव फ्रंट कंसेप्ट होता है, पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स में जो होता है वो लाइट को जो है वो लाइन वाइज लेकर के चलते हैं, ज्योमेट्री करते हैं, बट यहाँ पे जो है वेव फ्रंट के कंसेप्ट से देखना होता है। तो पहला डिफरेंस हो जाएगा कि डिफ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो जो स्लीट होता है हमारा वो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये एक ही वेव फ्रंट है, पर यहाँ पे क्या होता है कि इसी वेव फ्रंट में दो तरह का ऑब्स्टेकल जो ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंट पार्ट्स, तो स्लिट्स के डिफरेंट पार्ट से वो टकरा करके और सुपरपोज होता है, तो जो भी इफेक्ट क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शंस। ठीक है,
अब हम लोग का सेकेंड डिफरेंस बोल रहा है कि ब्राइट एंड डार्क इंटरफेरेंसेस आर ऑफ इक्वल विथ। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि अल्टरनेटिवली हमारा जो है सो ब्राइट डार्क ये सब बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो विथ होता है वो इक्वल होता है, जितना डिस्टेंस इनके बीच का होता है उतना ही डिस्टेंस जो है सो डार्क टू डार्क होता है, उतना ही ब्राइट टू ब्राइट का विथ होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता डिफ्रैक्शंस में। डिफ्रैक्शंस में क्या होता है कि जो डिफ्रैक्शंस आर नॉट ऑफ द सेम विथ पहले लिखा हुआ है सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल पार्ट में जो हमारा यहाँ से जब लाइट जाता है तो ये जो सेंट्रल पार्ट होता है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे टॉर्च से लाइट मारोगे तो सबसे सेंट्रल पार्ट में तो ज़्यादा इंटेंसिटी देखने को मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमम इज हैविंग द लार्जेस्ट विथ। तो यहाँ पे जो है सो सेंट्रल मैक्सिमम के पास बोला जाता है कि ज़्यादा विथ होगा, और वाइल विथ ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा डिक्रीजेज फॉर हायर ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो इनका वैल्यू जो होता है वो घटता जाता है। तो हम कह सकते हैं इक्वल विथ का नहीं होता है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस हो जाएगा ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस हैव इक्वल इंटेंसिटी। बिल्कुल, जितना यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इक्वल विथ है तो इक्वल इंटेंसिटी का भी बनाएगा। सेंट्रल मैक्सिमम है हाईएस्ट इंटेंसिटी होगा, इसी बात को आप मिला करके लिख सकते हो, इट डिक्रीजेज विथ हायर ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमम। तो इसी बात को बस यहाँ पे विथ में आंसर है, यहाँ पे इंटेंसिटी में है, इसमें एक डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है। अब जो है सो लास्ट वन है कि इंटरफेरेंस डार्क बैंड्स आर परफेक्टली डार्क। यहाँ पे जो होता है वो बोला जाए तो एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो इंटरफेरेंस जो यहाँ पे देख रहे हैं ये डार्क बैंड्स आर परफेक्टली डार्क, मतलब जो बैंड हमारा पूरा डार्क होता है पूरा डार्क होता है, लेकिन यहाँ पे रीजन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी में नॉट बी परफेक्टली डार्क। तो ये चार डिफरेंस जो यहाँ पे देख रहे हैं वो हमारा हो जाएगा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शंस में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बोल रहा है डिफाइन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एज यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये पूछा जा रहा है। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एज अ फंक्शन ऑफ एनोड पोटेंशियल फॉर टू लाइट बीम्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज। तो यहाँ पे एक मैंने बनाया है, उसको आप बस यहाँ पे देख करके सॉल्यूशंस को लिख लोगे। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पहले तो डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको लिख लोगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच जस्ट इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इफ़ लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। बोला जा रहा है कि अगर कोई मेटल्स है तो उसमें लाइट को अगर हम इंसिडेंट कराते हैं तो क्या होता है कि जो भी मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए इस यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, मिनिमम जो हमारा लाइट होता है, तो बेसिक यहाँ पे बस इतना हमको कहना है कि जो भी लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो यहाँ पे मेटल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो बॉन्ड से कनेक्टेड है, उसको तोड़ना पड़ता है, उसके जो भी बाउंडिंग नेचर होता है, तो कुछ तो एनर्जी उतना जाता है उसमें। तो उस फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है कि कितना एनर्जी हम जो है सो मिनिमम इसको एज अ वर्क फंक्शन देंगे। तो बस यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन दिया हुआ है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विच जस्ट इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इफ़ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया जाता है कि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है ऑफ लाइट का विच जस्ट इमिट, जो है जस्ट इमिट करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द मेटल सरफेस से। मतलब एक मेटल है तो आप ऐसा मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करो जिससे जस्ट निकलने वाला इलेक्ट्रॉन्स हो। इससे ज़्यादा होगा तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो ही जाएगा, पर सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो जितना नीड होता है एक इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए, उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो है सो सेकेंड पार्ट जो है वो ये ग्राफ हो जाएगा, तो आप इसको जो है वो ड्रॉ कर लोगे कि यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी पे ही जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या हम लोग को ऑब्जर्व करने को मिल रहा है।
तो यहाँ पे अलग अलग इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। आप इसको एक बार जो है वो स्टडी कर लोगे, इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है वो चीज़ों को समझने को मिलता है, तो एक बार इसे आप ज़रूर देखोगे। आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है यहाँ पे, यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक मॉडल डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बोर्स पोस्टुलेट जो मॉडल दिया गया है उसकी मदद से आप डेराइव करो रेडियस का फॉर्मूला जो आता है। तो ये तो मैं जो है सो इसका भी मैंने एक सॉल्यूशंस बनाया है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी जो है वो बोर्ड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँचे। और लाइक शेयर भी अपने दोस्त लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों के बीच जो है वो शेयर कर दे जितना ज़्यादा हो सके। तो चलिए अब हम इसका जो है सो 13 का आंसर दिखाते हैं। 13 का जो आंसर है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से कि मैंने एक क्या किया है कि एक ऑर्बिट लिया है, और इस ऑर्बिट में जो है सो हमारा ये न्यूक्लियस है जो प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो जेड होगा, लेकिन टोटल चार्ज जो होगा वो क्यू इक्वल्स टू एन ही होता है, तो जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो है वो जेड ही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका कुछ वेलोसिटी मैंने दिखा दिया, यहाँ से यहाँ तक का बीच का जो डिस्टेंस है वो आर हो जाएगा। तो मैंने लिखा है कि सपोज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम ऑफ चार्ज ई इज़ मूविंग ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एज शॉन इन फिगर। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे जो है वो मास और चार्ज मान लिया इलेक्ट्रॉन का कि एक इलेक्ट्रॉन मास एम का है और चार्ज ई का है, मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, रेडियस आर है जिसका। अब यहाँ पे जो है वो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जेडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वहाँ पे जो अट्रैक्टिव कूलम्बियन फोर्स है वो उसको बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कूलम फोर्स का जो फॉर्मूला होता है उससे इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेट करने के बाद जो है सो कुछ इस तरह से आ जाएगा, एम बी स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू वन मतलब न्यूक्लियस का चार्ज ले लेंगे और इलेक्ट्रॉन का ई हो जाएगा, तो जे डी इंटू ई हो जाएगा। तो इसको मैंने सॉल्व किया कि इक्वेशंस बनाया। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट हाइपोथेसिस ऑफ द बोश मॉडल। तो यहाँ पे जो है सो उन्होंने बोला था एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई होता है। तो इसको जो है वो हम लोग स्क्वायर कर देंगे ताकि हम वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल सके। तो स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, तो मैंने देखा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम वेलोसिटी वी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो एन स्क्वायर ये एम स्क्वायर और आर स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा और इक्वेशन 2 बन जाएगा यहाँ पे। तो इस इक्वेशंस 2 को हम लोग इक्वेशंस 1 में जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो मैंने लिखा है यूजिंग इक्वेशंस 2 इन इक्वेशंस 1। तो यहाँ पे जो है वो यूज़ करा, जहाँ पे वी स्क्वायर था वहाँ पे ब्रैकेट में ये डाटा पूरा पुट कर दिया, और यहाँ पे जे डी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होता है कि इधर आर स्क्वायर था, इधर भी आर स्क्वायर था, वो कटा 4 कटा, और इधर जो है सो पाई स्क्वायर था, इधर सिर्फ पाई था, तो स्क्वायर का एक पाई जो है सो मैंने काट दिया। और इसको जब आप सॉल्व करोगे और यहाँ पे जो आपका एक आर बचा रह गया, ठीक है ना, कहाँ पे एक आर बचा रह गया, ये एम वी बाई आर है ना, तो यहाँ पे एक आर जो है वो बचा रह गया। इस आर का वैल्यू जब आप निकालोगे तो कुछ इस तरह से सॉल्व करके आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई जेड स्क्वायर ई स्क्वायर एम। तो यहाँ से बेसिक बस हमको इतना कहना था कि जो हमारा आर होता है एनथ ऑर्बिट का वो एन स्क्वायर पे डिपेंड करता है फॉर अ गिवन एटम के लिए। तो यही इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो आप इसको एक बार जो है वो लिख लोगे आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ अ पी एन जंक्शन डायोड। मतलब एक डायग्राम के हेल्प से जो है वो मुझे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में एक डिफरेंस लिखना है, और फिर उसके बाद जो है सो ड्रॉ भी करने बोल रहा है भी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस में और एक रिवर्स बायस में। तो इसका भी मैंने आंसर कंप्लीट करा है। तो यहाँ पे जो है वो इसका आंसर 14 का हो जाएगा। सबसे पहले मैं फॉरवर्ड बायस का आंसर दिखा दे रहा हूँ। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस का हो जाएगा
यहाँ पे फॉरवर्ड बायस बोल रहा है कि व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड टू पी रीजन्स एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन रीजन्स ऑफ द डायोड, देन सच अ कनेक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। मतलब हम एक जो है वो फॉरवर्ड बायस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक रीजन्स बनता है पी और एन का। तो यहाँ पे ये जंक्शन है हमारा, ये सेक्शंस का पार्ट जिसमें प्लस माइनस मैंने दिखाया। पी रीजन्स में ज़्यादा होल्स होते हैं तो ये हमारा होल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमारा पी रीजन्स का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, एन रीजन्स नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, तो ऐसे कनेक्शन जो बनते हैं इसको फॉरवर्ड बायसिंग बोला जाता है। इसमें जो होता है वो करंट हमको ऑब्टेन हो जाता है और जो होल्स होते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव की तरफ जाएंगे और नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, इसीलिए डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का जो है सो इधर से इधर दिखाया गया है। फिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल बैटरी की वजह से है वो कुछ इस डायरेक्शंस में है और जो लेयर्स में प्लस माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कुछ इस डायरेक्शंस में है। तो यहाँ पे इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है कि एक रीजन्स यहाँ पे ये भी बन जा रहा है कि इन दिस कनेक्शंस में ये जो हमारा कनेक्शंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल बैटरी जो है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लेशन लेयर आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, मतलब दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, अपोजिट है। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे जो है सो रिवर्स बायस का फिर मैंने लिखा है कि रिवर्स बायस क्या होता है। तो व्हेन द पॉजिटिव, इसको बस उल्टा कर देना, डेफिनेशंस को पूरा जो है वो बस उल्टा कर देना है। जहाँ पे आप पॉजिटिव एन रीजन लिखा था वहाँ पे आपको पी रीजन्स लिखना है, जहाँ पे आप पी रीजन्स लिखे थे वहाँ पे एन रीजन लिखना है, जो फॉरवर्ड बायस का डेफिनेशन था। और स्ट्रक्चर्स को बस भी चेंज कर देना है, डायग्राम में भी चेंज होंगे, होल का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस की वजह से डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन चूँकि बैटरी का जो टर्मिनल है वो चेंज हो गया, प्लस इस तरफ हो गया, तो एक्सटर्नल का भी जो है वो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, यहाँ पे मैच कर जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल बैटरी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लेशन लेयर आर इन द सेम डायरेक्शंस हो जा रहा है। ठीक है, एक तो डिफरेंस हो गया, डायग्राम हो गया, एक डेफिनेशंस हो गया और एक ये हो जाएगा। तो इतना काफ़ी है आपके लिए 3 मार्क्स में। अब यहाँ पे जो है सो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस पूछा है, तो आप यहाँ पे डायग्राम बनाओगे आई और यहाँ पे जो है वो लोगे। यहाँ पे भी आई कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिया मैंने, यहाँ आई लिया है, माइक्रो एम्पियर में, ये वोल्ट में है और यहाँ पे ग्राफ जो है कुछ इस तरह से जा रहा है। इस सेक्शंस को थोड़ा ड्रॉ करोगे तो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसके बाद रिवर्स बायस का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है वो वी है, आर भी यहाँ पे आर है, आई आर है। तो यहाँ पे ये माइक्रो एम्पियर में मैंने लिया है और इसको वी में लिया है। तो यहाँ से जो है सो ब्रेकडाउन वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लीज़ अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के बीच, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।